बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर सीएसएस एस्पायरेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज ये दूसरा लेक्चर है जिसमें हम मुजाहिदीन मूवमेंट को कवर करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने फरेजी मूवमेंट को कवर किया है और इस लेक्चर सीरीज़ में मैं ग्रेजुअली टाइमलाइन के हिसाब से आगे बढ़ता जाऊंगा और हम ये सिलसिला जारी रखेंगे 1947 तक। और ये 30 से 35 लेक्चर हैं और हर जो लेक्चर है वो आप देखें, क्योंकि हर लेक्चर अपने पिछले लेक्चर के साथ भी और अपने अगले लेक्चर के साथ भी लिंक्ड है, क्योंकि इवेंट्स हैं और इन इवेंट्स के नतीजे में जो है डेवलपमेंट्स हैं। तो मैं इस हायरार्की को मेंटेन रखते हुए, टाइमलाइन को मेंटेन रखते हुए आगे लेके चलूँगा। तो आपने सारे लेक्चर देखने हैं, तो आई बिलीव कि आप पाकिस्तान अफेयर के स्टूडेंट हैं या आप हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक के स्टूडेंट हैं, तो उस हर दो तरह के स्टूडेंट्स के लिए ये तमाम लेक्चर जो बड़ी इंटरेस्टिंग वे में हेल्पफुल साबित होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर ऑफ टुडे। और आगे बढ़ने से पहले आप मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि इसका क्या इंट्रोडक्शन क्या है, ये किस तरह की मूवमेंट थी और इस मज़ीद इसके की फैक्टर्स कौन से थे जिसकी वजह से ये मूवमेंट जो है इमर्ज हुई। इसमें कौन सी मेजर इवेंट्स हुए, कौन सी कैंपेन्स हुई और इसका इम्पैक्ट क्या था। और इम्पॉर्टेंट थी बैटल ऑफ बालाकोट। और इसमें कौन से मेजर इवेंट्स हुए इस बैटल में और कब इसका डिक्लाइन हुआ, क्यों इसका डिक्लाइन हुआ, और इसका फिर हम लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। Dear students, the Mujahideen movement of 1823, also known as the Mujahideen Uprising, Mujahideen Revolt, was a significant event in the history of South Asia, particularly within the context of the resistance to British colonial rule. The movement was led by Sayyid Ahmad Barelvi। 1786 में ये born इनकी पैदाइश हुई और इन्होंने इस मूवमेंट को लेड किया। Prominent religious leader and scholar in the 19th century, Sayyid Ahmad was deeply influenced by the ideas of reformist movements, particularly the Wahhabi ideology, which had emerged from the teachings of Shah Waliullah Dehlvi in the 18th century. The Wahhabi movement in India focused on returning to what was seen as the true, unaltered form of Islam। और इससे पिछला लेक्चर था फरेजी मूवमेंट, आप उसको लाजमी देख लें। अब की फैक्टर्स को देख लेते हैं कि जी ये सैयद अहमद बरेलवी ने क्या, क्यों इसको जो है वो स्टार्ट किया। उस दौर में डियर स्टूडेंट्स आपको समझना होगा कि हिस्टोरिकली क्या हालात थे। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, आफ्टर द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फेस्ड इंक्रीजिंग political instability and the British East India Company was expanding its territorial control and influence over India। तो पहला फैक्टर जो है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर था। And the second factor was religious and social reform. There was a widespread dissatisfaction with the religious practices and social reforms of the time, which some viewed as the deviating from the core teachings of Islam। तो ये चीज़ें फरेजी मूवमेंट भी मैं भी आपको डिटेल से बताई हैं। ये एक ही टाइम में तकरीबन ये दोनों मूवमेंट्स जो है इमर्ज हुई, तो इसमें काज आप कह सकते हैं कि काफ़ी काजेज जो हैं वो सेम हैं। द इंडियन मुस्लिम लीडरशिप, particularly those like the Sayyid Ahmad Bरेलवी, sought to reform the religious and political structure in the region। और फिर इम्पोर्टेंट जो फैक्टर था जिसकी वजह से ये मूवमेंट जो है वो लॉन्च हुई, वो था राइज ऑफ दी ब्रिटिश पावर। एक तरफ यानी मुगल डिक्लाइन में चले गए और दूसरी तरफ जो है वो ब्रिटिश पावर में बढ़ते चले गए। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या थे जी? एम ऑफ एस्टेब्लिशिंग एन इस्लामिक स्टेट बेस्ड ऑन शरिया लॉ in the northwestern region of the Indian subcontinent। He sought to combat the growing influence of the British East India Company, and also social religious practices he viewed as corrupt, और वो इसको जो है वो ख़त्म करना चाहते थे। इसके अलावा दी मूवमेंट्स और टू यूनाइट various Muslim tribes and communities under a single banner to resist British rule and to purify the practice of Islam from innovations and superstitions. And it was both in a religious and political movement, with military campaigns aim at driving out the British and their allies। तो ये इसके यानी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं और रीजंस भी जो है वो आपको बता दिए कि इसमें मेनली यही है कि मुसलमानों का डिक्लाइन था
पावर के हिसाब से भी ब्रिटिश जो है डोमिनेंट हो चुके थे। इसके अलावा सोशली और इकोनॉमिकली और मॉरली और रिलीजियसली भी मुस्लिम डिक्लाइन का शिकार थे। और अन जो है वो अनइवन प्रैक्टिसेस इस्लाम की जो है वो जारी थी। जो इस्लाम की रियल टीचिंग्स थी उससे लोग दूर हो चुके थे। तो उन तमाम चीज़ों को जो है वो देखते हुए एक एक आवाज़ उठी कि इस्लाम की जो है टीचिंग्स को प्योरीफाई करने के लिए कोई तहरीक चलाई जाए और फिर ब्रिटिश की पावर को भी जो है वो रेजिस्ट किया जाए। मेजर इवेंट्स क्या थे जी? जिहाद इन द फ्रंटियर रीजन। द मुजाहिदीन मूवमेंट वाज इनिशियली सेंटर्ड इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जो आज का मॉडर्न डे केपी के है, एंड पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, वेयर सैयद अहमद बरेलवी एंड हिज फॉलोअर्स वेड्स a series of jihad campaigns against both the Sikh rulers of Punjab and the British East India Company। और फिर बैटल ऑफ बालाकोट हुई 1831 में। द मोस्ट नोटेबल इवेंट ऑफ द मुजाहिदीन मूवमेंट वाज द बैटल ऑफ बालाकोट इन 1831, वेयर सैयद अहमद बरेलवी and his followers faced the combined forces of the Sikh Empire and the British, and Brelvi was killed in this battle, marking the end of the movement. However, his efforts laid the groundwork for future resistance movement in the region। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था, यहाँ पे आके जो है ये बैटल हुई और फिर है यहाँ पे सईद अहमद बरेली को शहीद कर दिया गया। और फिर जो है इस ये डिक्लाइन की तरफ चली गई। अब बहरहाल इसका एक इम्पैक्ट क्या था कि जी रिलीजियस रिफॉर्मेशन हुई, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इसका था किसी हद तक। while the movement was ultimately defeated, it served as a precursor to later resistance against the British rule, particularly the more organized uprisings such as the 1857 Indian Rebellion, जिसको सिपाही इम्यूनिटी भी कहा जाता है। तो ये यानी आल्दो फौरन इसका डिक्लाइन तो हो गया, लेकिन इसने एक आवाज़ यानी मुसलमानों में ज़रूर बुलंद की और इसका इम्पैक्ट बाद में आने वाली तहरीकों में भी हुआ। और रिलीजियस मिलिटेंसी का भी यहाँ पे कंसेप्ट डेवलप हुआ इस मूवमेंट के थ्रू। और इसका ये भी एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट है। बैटल ऑफ बालाकोट के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स की हम बात कर लें तो दी मुजाहिदीन forces was besieged by the forces of the Sikh Empire and their British allies, who had superior numbers and military resources, and Sayyid Ahmed Bareli was killed in battle, which was a devastating blow to leadership and the morale of the Mujahideen forces. After the Sayyid Ahmed's death, his followers were either scattered or killed, and the movement lacked the central leadership that had previously guided in campaigns। और मुजाहिदीन मूवमेंट का मज़ीद अगर देखें तो दी मुजाहिदीन मूवमेंट ऑफ 1823 was one of the earliest and most significant attempt to resist British colonial rule and socio-political changes in the Indian subcontinent. While it did not succeed in its immediate goals, it was a precursor for to later movements and is an important part of the broader history of the resistance to colonialism in साउथ एशिया। कंक्लूड अगर इसको करें हम डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मुजाहिदीन मूवमेंट कब स्टार्ट हुई, फिर मैंने आपको बताया कि इसको स्टार्ट करने वाले कौन थे, फिर मैंने आपको बताया कि उसकी रीज़न क्या थी। रीज़न बेसिक दो तीन रीज़न ही थी। एक था यानी ब्रिटिश का पावर में आना और हिंदूज मेजॉरिटी थे तो उनका डोमिनेट करना, और दूसरी रीज़न थी मुसलमानों का डाउनफॉल, मुसलमानों का डिक्लाइन और मुगल एम्पायर का डिक्लाइन। अब इस एक तरफ ब्रिटिश के पावर में आने से और दूसरी तरफ मुसलमानों के डिक्लाइन में आने से मुसलमान जो है वो सोशली, इकोनॉमिकली, एथिकली, मॉरली, पॉलिटिकली और रिलीजियसली डिक्लाइन का शिकार हो चुके थे और तमाम चीज़ों में तनाज़ली का शिकार थे। तो फिर इस तरह की मूवमेंट्स, फरेजी मूवमेंट और मुजाहिदीन मूवमेंट जो है वो वहाँ पे उठी और उन्होंने ये इसको रजिस्ट किया, इस कॉलोनियल सिस्टम को, ब्रिटिश रूल को। और मुसलमानों की जो हालात थी उसको देखते हुए एक आवाज़ उठी कि मुसलमानों को इम्प्रूव करना चाहिए, मुसलमानों को इसके खिलाफ फाइट करना चाहिए और मुसलमानों को रजिस्ट करना चाहिए। और फिर अल्टीमेटली ये डिक्लाइन का तो शिकार हुई, लेकिन बहरहाल इस तरह की जो मूवमेंट थी उन्होंने फ्यूचर में 1857 में और उस वहाँ पे जाके एक एक हिस्टोरिक एक जो है वो इम्पोर्टेंस उसने इख्तियार कर ली, क्योंकि इस तरह की मूवमेंट्स ने ही लोगों में ये थाट इमर्ज की
कि उन्हें एक ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम के खिलाफ, एक हिंदू डोमिनेंस के खिलाफ, मुस्लिम आइडेंटिटी को जो है बचाने के लिए और अपने कल्चर को बचाने के लिए और अपने रिलीजन को बचाने के लिए जो है वो रेजिस्ट करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। और दैट्स इट फॉर टुडे। अब इससे अगले लेक्चर में मैं वार ऑफ इंडिपेंडेंस को कवर करूंगा और फिर ये चीज़ें लिंक्ड होके आगे बढ़ेंगी। सो आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को भी समझा करें हर लेक्चर से पहले, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उस वक्त के हालात क्या हैं, और फिर उसका आने वाले टाइम के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, फ्यूचर में उसके क्या आउटकम्स थे, उसके बारे में भी ज़रूर पढ़ा और देखा करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, है विच इज़ वार ऑफ इंडिपेंडेंस मींस 1857 की जो जंग आज़ादी जिसको कहा जाता है, जिसको गदर भी कहा जाता है और जिसको बगावत भी कहा जाता है। तो लेट्स सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।